हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंडरी साई-फाई हॉरर फिल्म की जिसका नाम है इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स, जो 1978 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों, ये फिल्म इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि आज भी इसे एक मास्टरपीस माना जाता है। फिल्म में डोनाल्ड सदरलैंड, ब्रूक एडम्स, जेफ गोल्डब्लूम, वेरोनिका कार्टराइट और लेनर्ड निमॉय जैसे लेजेंड्स ने काम किया है। डायरेक्टर फिलिप कॉफमन ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो ना सिर्फ स्कैरी है बल्कि बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग भी है। ये एक्चुअली 1956 की क्लासिक फिल्म का रीमेक है, लेकिन दोस्तों इसे इतना अच्छा बनाया गया है कि ये ओरिजिनल से भी ज़्यादा फेमस है। फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। क्या होगा अगर एलियंस अर्थ पर आ जाएं और ह्यूमंस की एग्जैक्ट कॉपीज बना दे। लेकिन दोस्तों, ये कॉपीज बिल्कुल इमोशंस और फीलिंग्स से खाली हैं। सोचिए कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब दिख तो वैसे ही रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अब ह्यूमंस नहीं है। कितना स्कैरी है ना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लासिक साई-फाई हॉरर की कहानी। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है स्पेस से। हम देखते हैं एक डाइंग प्लैनेट जहां से स्ट्रेंज स्पोर्स, मतलब एक तरह के बीज, स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये स्पोर्स स्लोली ट्रैवल करते हैं यूनिवर्स में, जैसे कि हवा में कोई सीड्स उड़ रहे हों। और दोस्तों, ये स्पोर्स इवेंचुअली अर्थ तक पहुंच जाते हैं। वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और सैन फ्रांसिस्को में एक रेनस्टॉर्म के साथ नीचे गिरते हैं। ये सीन बहुत ही ईयरी है, साइलेंट, स्लो और बहुत ऑमिनस। हमें पता चल जाता है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। जब ये स्पोर्स ग्राउंड पर गिरते हैं तो वो लोकल प्लांट्स पर लगते हैं और एक स्ट्रेंज पिंक फ्लावर डेवलप करते हैं। ये फ्लावर्स ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन बहुत ही एलियन और अनयूजुअल हैं। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है सैन फ्रांसिस्को में नॉर्मल लाइफ की तरफ। हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मैथ्यू बेनेल से, जो डोनाल्ड सदरलैंड का कैरेक्टर है। मैथ्यू एक हेल्थ इंस्पेक्टर है। सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में वो रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस को इंस्पेक्ट करता है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स चेक करने के लिए। मैथ्यू बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल टाइप का इंसान है। एलिजाबेथ ड्रिस्किल, जो ब्रूक एडम्स का कैरेक्टर है, मैथ्यू की कलीग है। वो एक लैब साइंटिस्ट है जो प्लांट्स और बॉटनी में इंटरेस्ट रखती है। एलिजाबेथ एक स्वीट और केयरिंग पर्सन है जो अपने बॉयफ्रेंड जेफरी के साथ रहती है। एक दिन एलिजाबेथ को एक स्ट्रेंज फ्लावर मिलता है, वही पिंक फ्लावर जो एलियन स्पोर से डेवलप हुआ है। वो फैसिनेटेड है क्योंकि ये फ्लावर किसी भी बुक में नहीं है। वो इसे घर ले आती है और जेफरी को दिखाती है। जेफरी भी क्यूरियस है, लेकिन ज्यादा अटेंशन नहीं देता। लेकिन दोस्तों, अगले दिन से कुछ बहुत ही स्ट्रेंज होने लगता है। एलिजाबेथ को फील होता है कि जेफरी डिफरेंट बिहेव कर रहा है। वो दिख तो बिल्कुल वैसे ही है, सेम फेस, सेम बॉडी, सेम वॉइस, लेकिन कुछ तो अलग है। वो कोल्ड है, इमोशनलेस है। जब एलिजाबेथ उसे टच करती है इंटीमेटली तो जेफरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बिल्कुल रोबोट जैसा बिहेवियर। एलिजाबेथ डिस्टर्ब्ड है। वो मैथ्यू से मिलती है ऑफिस में और बताती है, मैथ्यू, जेफरी इज नॉट जेफरी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। ही लुक्स द सेम, टॉक्स द सेम, बट इनसाइड ही इज डिफरेंट। ही इज नॉट माई जेफरी एनीमोर। मैथ्यू, जो रैशनल पर्सन है, इनिशियली इसे डिसमिस कर देता है। वो सोचता है कि शायद रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं या जेफरी स्ट्रेस्ड है, लेकिन एलिजाबेथ इंसिस्ट करती है कि कुछ सीरियसली रॉन्ग है। मैथ्यू सिंपैथेटिक है, तो वो एलिजाबेथ को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है ताकि वो रिलैक्स कर सके। दोस्तों, एलिजाबेथ अकेली नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है। मैथ्यू को अपनी चाइनीज लॉन्ड्री वाले से भी एक सिमिलर कंप्लेंट मिलती है। वो कहता है कि उसकी वाइफ अब उसकी रियल वाइफ नहीं है। मैथ्यू कंफ्यूज्ड है, ये क्या हो रहा है। उस रात मैथ्यू और एलिजाबेथ एक बुक पार्टी में जाते हैं जहां एक फेमस साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर डेविड किबनर है, जो लेनर्ड निमॉय का कैरेक्टर है। किबनर ने एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इमोशंस के बारे में। पार्टी में मैथ्यू और एलिजाबेथ को एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड वुमन मिलती है जो डॉक्टर किबनर से डेस्परेटली कह रही है, माई हस्बैंड इज नॉट माई हस्बैंड, ही लुक्स लाइक हिम बट ही इज डिफरेंट। किबनर कामली उसे कंसोल करता है और कहता है कि ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, इमोशनल डिस्कनेक्ट। एलिजाबेथ उस वुमन से सिंपैथाइज करती है क्योंकि वो भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन डॉक्टर किबनर एलिजाबेथ को भी यही एक्सप्लेन करता है कि ये सब साइकोलॉजिकल है। पीपल फील आइसोलेटेड और इमोशनली डिस्कनेक्टेड इन मॉडर्न सोसाइटी। लेकिन दोस्तों, रियलिटी कुछ और ही है और जल्द ही सबको पता चल जाएगा। मैथ्यू के फ्रेंड्स जैक और नैन्सी बेलिसिच हैं, जो जेफ गोल्डब्लूम और वेरोनिका कार्टराइट
कार्टराइट के कैरेक्टर्स हैं। जैक एक स्ट्रगलिंग राइटर है और नैन्सी एक स्पा बिजनेस चलाती है। दोनों हिपी टाइप फ्री स्पिरिटेड लोग हैं। एक रात नैन्सी स्पा को क्लोज कर रही होती है जब उसे मड बाथ्स में कोई पड़ा हुआ दिखता है। वो सोचती है कि शायद जैक है, लेकिन जब वो शीट हटाकर देखती है दोस्तों, वो स्क्रीम कर देती है। वहाँ एक बॉडी है जो डेवलप हो रही है, हाफ फॉर्म्ड, फीचरलेस, लेकिन ये जैक जैसी लग रही है, मतलब एक इनकम्प्लीट कॉपी। जैक जल्दी आता है और वो भी शॉक्ड रह जाता है। ये क्या है, कोई मैनिक्विन, कोई प्रैंक? लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे टाइम पास होता है वो बॉडी और डेवलप होती जा रही है, फीचर्स क्लियर हो रहे हैं और वो बिल्कुल जैक जैसी दिखने लगती है। जैक और नैन्सी फ्रैंटिकली मैथ्यू को फ़ोन करते हैं। मैथ्यू और एलिजाबेथ इमीडिएटली वहाँ पहुँचते हैं। जब वो इस बॉडी को देखते हैं तो सब शॉक्ड हैं। मैथ्यू केयरफुली एग्जामिन करता है, ये रियल है, ये लिविंग टिश्यू है। और सडनली वो बॉडी की आंखें खुल जाती हैं। सब स्क्रीम करते हैं। वो कॉपी उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी फुली फॉर्म्ड नहीं है तो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाता। मैथ्यू और जैक उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब सबको रियलाइज होता है कि डॉक्टर किबनर गलत था। ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये रियल है। लोग सच में रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन कैसे, क्यों और कितने लोग ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं? ग्रुप इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। वो उस डिस्ट्रॉयड बॉडी के साथ कुछ स्ट्रेंज प्लांट मटेरियल देखते हैं, वही पिंक फ्लावर। एलिजाबेथ को रियलाइजेशन होती है कि ये सब उस फ्लावर से कनेक्टेड है जो उसने घर लाई थी। वो लोग पता लगाते हैं कि ये एलियन लाइफ फॉर्म्स हैं जो पॉड्स की फॉर्म में आ रहे हैं। जब कोई भी इंसान सोने जाता है उस पॉड के पास तो वो पॉड उस इंसान की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, मेमोरीज, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग। लेकिन कॉपी बिल्कुल इमोशनलेस है, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं। दोस्तों, कितना टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट है ना। इमेजिन करो कि आपके लव्ड वंस अब ह्यूमंस नहीं हैं, वो सिर्फ शेल्स हैं, एम्प्टी वेसल्स। अब ग्रुप को रियलाइज होता है कि उन्हें सर्वाइव करना है और अथॉरिटीज़ को वार्न करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुलिस को फ़ोन करते हैं तो रिस्पॉन्स स्ट्रेंज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज को कांटेक्ट करते हैं तो कोऑपरेशन नहीं मिलती। दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी पॉड पीपल बन चुके हैं, सिस्टम इन्फिल्ट्रेट हो चुका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोने से बचना है, क्योंकि अगर सो गए तो खत्म, पॉड तुम्हारी कॉपी बना देगा और तुम मर जाओगे। मैथ्यू, एलिजाबेथ, जैक और नैन्सी सबको जागते रहना है एट ऑल कॉस्ट्स। ग्रुप स्टिमुलेंट्स लेता है, कैफीन पिल्स, एनीथिंग जो उन्हें अवेक रखे। लेकिन दोस्तों, पॉड पीपल अब अवेयर हो गए हैं कि ये लोग जानते हैं ट्रूथ, और पॉड पीपल बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो एक हाइव माइंड की तरह काम करते हैं। जब भी मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स स्ट्रीट्स पर निकलते हैं तो पॉड पीपल उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि पॉड पीपल इमोशनलेस हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन रियल ह्यूमंस इमोशंस दिखाते हैं। तो अगर कोई फियर, पैनिक या कोई फीलिंग शो करे, पॉड पीपल तुरंत पहचान लेते हैं। और दोस्तों, जब पॉड पीपल किसी रियल ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो एक क्रीपी साउंड निकालते हैं, एक हाई पिच्ड श्रीक, और ये साउंड दूसरे पॉड पीपल को अलर्ट कर देता है। फिर सारे पॉड पीपल चेज करना शुरू कर देते हैं। ये चेज सीन्स बहुत इंटेंस हैं दोस्तों। ग्रुप भागता रहता है सिटी के अलग अलग एरियाज में। वो हाइड करते हैं, डिस्गाइज करने की कोशिश करते हैं। मैथ्यू ट्राई करता है इमोशनलेस बिहेव करने का ताकि वो ब्लेंड इन कर सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। फियर और पैनिक को हाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर किबनर भी अब सीन में आता है। और दोस्तों, प्लॉट ट्विस्ट, किबनर ऑलरेडी एक पॉड पर्सन है। वो एक्चुअली एलियंस की साइड से काम कर रहा था जब वो लोगों को कन्विंस कर रहा था कि सब साइकोलॉजिकल है। वो डेलिबरेटली ट्रूथ को हाइड कर रहा था। किबनर इमोशनलेसली एक्सप्लेन करता है ग्रुप को, वाई फाइट इट, it's painless. You'll be born again into an untroubled world. No more anxiety, no more fear, no more hate. We're all one now. लेकिन दोस्तों, ये तो डिस्टोपिया है, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। ग्रुप डिस्कवर करता है कि पॉड पीपल एक सेंट्रल लोकेशन से पॉड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक वेयरहाउस जहां ट्रक्स हैं जो पूरी सिटी में पॉड्स डिलीवर कर रही हैं। मैथ्यू डिसाइड करता है कि उन्हें इस वेयरहाउस को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एग्जॉस्शन। कई दिन हो गए हैं सोए बिना, सबकी हालत खराब है। जैक और नैन्सी डिसाइड करते हैं कि वो हाइड होने की कोशिश करेंगे, वाइल मैथ्यू और एलिजाबेथ वेयरहाउस को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्रेजेडी होने वाली है। मैथ्यू और एलिजाबेथ वेयरहाउस तक पहुँचते हैं और अंदर स्नीक करते हैं। वहाँ थाउजेंड्स ऑफ पॉड्स हैं, सारे ग्रोइंग, डेवलपिंग, रेडी टू रिप्लेस ह्यूमंस। ये साइट हॉरिफाइंग है। मैथ्यू फायर लगा देता है वेयरहाउस में, लेकिन केओस में एलिजाबेथ बहुत एग्जॉस्टेड है। वो बैठ जाती है एक सेकंड के लिए और
दोस्तों, वो सो जाती है। मैथ्यू डेस्परेटली ट्राई करता है उसे जगाने का, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। एक पॉड ऑलरेडी एलिजाबेथ के पास डेवलप हो रहा है। मैथ्यू हेल्पलेसली देखता है जैसे एलिजाबेथ की डुप्लीकेट बन रही है। वो अपनी लवर को बचा नहीं पाता। जब एलिजाबेथ की डुप्लीकेट पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो ओरिजिनल एलिजाबेथ डिसइंटीग्रेट हो जाती है, एक पाइल ऑफ डस्ट बन जाती है। एलिजाबेथ की डुप्लीकेट उठकर खड़ी होती है और मैथ्यू की तरफ इमोशनलेसली देखती है। मैथ्यू डेवस्टेटेड है। उसने एलिजाबेथ को खो दिया, वो वुमन जिससे वो प्यार करता था, लेकिन अभी उसे खुद सर्वाइव करना है। वो वेयरहाउस से भाग जाता है बिफोर फायर पूरी तरह से स्प्रेड हो। दोस्तों, अब फिल्म का सबसे चिलिंग पार्ट आता है। कुछ दिन बाद नैन्सी, जो जेफ गोल्डब्लूम की वाइफ थी, सिटी में चल रही है। वो हाइड करके रह रही है, सर्वाइव करने की ट्राई कर रही है। वो कंप्लीटली अलोन है। जैक का क्या हुआ वो नहीं जानती। नैन्सी स्ट्रीट पर चल रही है जब सडनली उसे मैथ्यू दिखाई देता है। वो अलाइव है। नैन्सी की जान में जान आती है। शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। वो मैथ्यू की तरफ जाती है और केयरफुली कहती है, मैथ्यू। और दोस्तों, यहाँ फिल्म का मोस्ट आइकॉनिक और हॉरिफाइंग मोमेंट आता है। मैथ्यू धीरे से मुड़ता है नैन्सी की तरफ। एक सेकंड के लिए नैन्सी को होप होती है, लेकिन फिर मैथ्यू अपना हाथ उठाता है, अपना मुंह खोलता है और वो श्रीक निकालता है। वो टेरिफाइंग, इनह्यूमन पॉड पीपल की श्रीक। मैथ्यू भी अब एक पॉड पर्सन बन चुका है। नैन्सी के चेहरे पर प्योर हॉरर का एक्सप्रेशन है। कैमरा क्लोजअप में मैथ्यू का चेहरा दिखाता है, डिस्टॉर्टेड, पॉइंटिंग, श्रीकिंग, एक इमेज जो फिल्म हिस्ट्री की सबसे स्कैरी इमेजेस में से एक है। फिल्म यहीं पर खत्म होती है, सडनली, अब्रप्टली। नो रेजोल्यूशन, नो होप, नो एस्केप। पॉड पीपल जीत गए, ह्यूमैनिटी हार गई, नैन्सी अकेली रह गई है, सराउंडेड बाय इमोशनलेस डुप्लीकेट्स, और कोई बचा नहीं उसे बचाने के लिए। दोस्तों, ये एंडिंग इतनी पावरफुल है कि डेकेड्स के बाद भी लोग इसे याद करते हैं। ये होपलेसनेस, ये डिस्पेयर, ये रियलाइजेशन की ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, सब कुछ परफेक्टली कैप्चर किया गया है उस लास्ट फ्रेम में। तो दोस्तों, ये थी इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स की कहानी। एक फिल्म जो ना सिर्फ एक हॉरर फिल्म है बल्कि एक पावरफुल एलिगरी भी है कन्फॉर्मिटी, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी और ह्यूमन इमोशंस की इम्पोर्टेंस के बारे में। फिल्म 1970s के पैरानोया और सोशल एंग्जाइटी को परफेक्टली कैप्चर करती है। उस टाइम कोल्ड वॉर का डर था, गवर्नमेंट पर ट्रस्ट इश्यूज थे और लोग फील कर रहे थे कि सोसाइटी इम्पर्सनल और कोल्ड होती जा रही है। ये फिल्म उन फियर्स को एलियन इन्वेजन के थ्रू दिखाती है। डोनाल्ड सदरलैंड का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक रैशनल, केयरिंग इंसान से लेकर इमोशनलेस पॉड पर्सन तक ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया गया। ब्रुक एडम्स, जेफ गोल्डब्लूम, वेरोनिका कार्टराइट, सब ने फिनोमिनल काम किया। डायरेक्टर पॉलिप कॉफमन ने सैन फ्रांसिस्को को बहुत इफेक्टिवली यूज किया। सिटी की फॉगी स्ट्रीट्स, विक्टोरियन आर्किटेक्चर और बिजी क्राउड्स, सब कुछ एक ईयरी एटमॉस्फेयर बनाने में हेल्प करता है। सिनेमैटोग्राफी ब्रिलियंट है। टिल्टेड एंगल्स, शैडोज और अजीब कैमरा मूवमेंट्स सब पैरानोया क्रिएट करते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स भी आउटस्टैंडिंग थे उस टाइम के हिसाब से। पॉड पीपल के डेवलप होने के सीन्स, बॉडी डिसइंटीग्रेशंस और प्लांट ह्यूमन हाइब्रिड्स, सब कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट से किया गया था और आज भी इम्प्रेसिव लगते हैं। फिल्म के साउंड डिज़ाइन की बात करें तो वो पॉड श्रीक जो एलियंस निकालते हैं, ये साउंड डिज़ाइनर बेन बर्ट ने क्रिएट किया था, जिन्होंने बाद में स्टार वॉर्स के साउंड्स भी किए थे। ये श्रीक इतना आइकॉनिक है कि पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है। फिल्म क्रिटिकली बहुत सक्सेसफुल रही। रॉटन टोमेटोज पर 93% रेटिंग है और क्रिटिक्स ने इसे वन ऑफ द बेस्ट रीमेक्स एवर बताया। बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा किया, $25 मिलियन कमाए, जो उस टाइम एक गुड अमाउंट था। इंटरेस्टिंग ट्रिविया, केविन मकार्थी जो 1956 ओरिजिनल फिल्म के स्टार थे, इस फिल्म में कैमियो करते हैं। वो ट्रैफिक में भागते हुए चिल्ला रहे हैं, दे आर हियर, योर नेक्स्ट। ये ओरिजिनल फिल्म के एंडिंग का रेफरेंस था। डायरेक्टर डॉन सीगल भी एक टैक्सी ड्राइवर का कैमियो करते हैं। फिल्म का थीम आज भी रेलेवेंट है। सोशल मीडिया के युग में जहां लोग रियल कनेक्शन से दूर होते जा रहे हैं और फेक पर्सोनाज अडॉप्ट कर रहे हैं, ये फिल्म और भी पावरफुल लगती है। क्या हम सब धीरे धीरे इमोशनलेस पॉड पीपल बनते जा रहे हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए साईफाई और हॉरर फैंस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना।
कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने ये क्लासिक फिल्म देखी है और क्या आपको भी कभी फील हुआ है कि आपके आसपास के लोग अलग बिहेव कर रहे हैं। और किस क्लासिक हॉरर या साईफाई फिल्म की एक्सप्लेनेशन चाहिए नेक्स्ट। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट लेसन, कभी भी स्ट्रेंज फ्लावर्स घर मत लाओ। और हाँ, अगर आपको लगे कि कोई लव्ड वन अलग बिहेव कर रहा है तो मे बी जस्ट मे बी चेक करो कि वो सो तो नहीं रहा किसी वियर्ड प्लांट के पास। जस्ट किडिंग, या शायद नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्लासिक फिल्म के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, डोंट फॉल अस्लीप नियर स्ट्रेंज प्लांट्स। और हाँ, अगर कोई पॉइंटिंग करके श्रीक करे आप पर तो भागना। बाय बाय। Thank you for watching. Don't fall asleep near the pods.